नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे रिंग्स इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड का टॉपिक, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। यदि आपको इसकी बेसिक्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस चाहिए, यानी कुछ थ्योरम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर, तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर से बनाऊँगा। फिलहाल हम देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसके बारे में अब हम देखते हैं इसकी थ्योरम कौन कौन सी है। तो हमारी एक थ्योरम आती है जो कि एक अच्छी थ्योरम है इस चैप्टर की। प्रूव दैट अ रिंग R is without a zero divisor if the cancellation law holds in R। यानी हिंदी में कहूँ तो हमें सिद्ध करना है कि किसी वलय के लिए R के लिए शून्य भाजक रहित होगी यदि केवल R क्या है, निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, ये फिर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि R इकाई सहित क्रम विनिमय वलय R पूर्णांकीय प्रांत है यदि केवल, फिर वही हम कहेंगे जीरो डिवाइजर वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रूफ करते समय, फिर मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे मान। हमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि R, ये हमें जो कोई रिंग है R, वो इस तरीके से लेनी है कि यदि ज़ीरो डिवाइज़र है तो कैंसलेशन लॉ अप्लाई होना चाहिए, यदि कैंसलेशन लॉ अप्लाई होगा तो ज़ीरो डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम प्रूफ करेंगे। पहले एक चीज़ को मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने पहले कि माना R शून्य भाजक रहित है, या आप इसको कह सकते हैं नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, है ना। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं या माना ABC बिलोंग टू R। ठीक है, इस प्रकार है कि हम कर रहे हैं A डॉट B बराबर क्या है, A है डॉट C। इस प्रकार से हम ले रहे हैं। यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिया है, A इज़ नॉन ज़ीरो, A इज़ क्या लिया हमने, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मैं ये प्रूफ कर दूँ कि B इज़ इक्वल टू, सॉरी, यदि मैं प्रूफ कर दूँ B इज़ इक्वल टू C, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यदि इसको यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करें तो वो कौन सा लॉ होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ से B इज इक्वल टू C आ जाता है ना। तो यही मुझे प्रूफ करना है कि ये B इज इक्वल टू C हो। यदि B इज इक्वल टू C हो जाएगा तो हमारा जो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, A डॉट B है, इसको मैं इधर लिया था माइनस A डॉट C इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बराबर है। फिर या फिर मैं इसको ऐसे ना करूँ, अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ। चलो मैं भी तो इसको ऐसे कर रहा हूँ, इधर लिया था A डॉट C को माइनस में कर लिया है। अब यहाँ से क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A डॉट B प्लस ब्रैकेट अंदर ले लिया माइनस A डॉट C बराबर ज़ीरो, है ना। फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A डॉट B प्लस A डॉट माइनस C बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, A यदि मैं कॉमन ले लूँ B माइनस C बराबर ज़ीरो। यहाँ से मुझे मिल जाएगा A, तो चूँकि A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, A इज़ नॉन ज़ीरो, ये हमने शुरुआत में लिया था। तो B माइनस C बराबर ज़ीरो, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ से B बराबर C आ गया है ना। तो यहाँ से क्या हो गया है हमारा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अतः यहाँ पे निरसन या कैंसलेशन लॉ, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। ये R होल्ड्स, ये हम लिखेंगे R होल्ड्स कैंसलेशन लॉ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमने फर्स्ट साइड प्रूफ करी। सेकंड साइड प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड साइड प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं कि इसी तरीके से हम लिख देते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसी तरह दक्षिण वाला
दक्षिण या राइट कैंसलेशन भी प्रूफ होगा। यहाँ हमने लेफ्ट कैंसलेशन प्रूफ करा ना, देखिए यहाँ हमने लेफ्ट कैंसलेशन प्रूफ करा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ए बी बराबर ए सी लिया था, सॉरी यहाँ पे हमने लेफ्ट कैंसलेशन ही प्रूफ करा है। तो इसी तरीके से हम यदि बी ए बराबर बी सी ले लें तो राइट कैंसलेशन भी प्रूफ किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं, इसी का सेकंड तरीके से हम करेंगे क्योंकि इसका इन्वर्स भी हमें करना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशंस, है ना, या आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, माना कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि आर में क्या है, कैंसलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी इज इक्वल टू यदि 0 है तो ए या बी में से कोई एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब यदि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो बी इज इक्वल टू 0, तभी तो ये प्रूफ होगा कि ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। यानी किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी ये क्या प्रूफ होएगा, क्या प्रूफ होएगा, 0 डिवाइज़र नहीं है, ऐसा प्रूफ होएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए अब इफ़ पॉसिबल देन लेट, माना कि ए एंड बी इज बिलोंग टू आर, ठीक है। किस तरीके माना, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्यों माना हमने यहाँ पे माना है कि ये जो क्या है, 0 डिवाइज़र्स हैं। ये 0 डिवाइज़र की तो है डेफिनेशन, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि आर में 0 डिवाइज़र नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहाँ 0 डिवाइज़र है, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1 एंड क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट 0 भी क्या होता है, ये ए है, ए डॉट 0 भी क्या होता है, 0 ही होगा। इक्वेशन 2 और 1 से हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 1 ए डॉट 0 इज इक्वल टू क्या होएगा, ए डॉट बी, है ना। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैंसिलेशन लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो हम कहेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या वाम निरस्त नियम से हम कह सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर हमने क्या प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया, जो कि क्या हो गया, विरोधाभास, क्योंकि हमने b इज नॉट इक्वल टू 0 माना था, है ना, जो कि विरोधाभास है ना। तो अतः r क्या है, r इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, 0 डिवाइजर, है ना। यानी r शून्य भाजकों के रहित है, शून्य भाजकों से रहित है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब अगला एक, ये तो हो गई हमारी एक थ्योरम, अच्छी थ्योरम थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर हमारी जो इस वीडियो की सेकंड है वो है, इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है, रिंग जेड पी इज इक्वल टू 0 1 2 3 टू p माइनस 1 प्लस p एंड डॉट p इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ p इज प्राइम। हिंदी में कहूँ तो वलय z जो कि इस तरीके से गिवन है एक पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और यदि केवल p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करने जाते हैं तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि क्योंकि z क्या है,
जेड पी के अवयव पूर्णांक हैं, ठीक है, यानी इंटीजर्स हैं। हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ जेड पी आर इंटीजर्स, ठीक है। जो लाइन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ उसको इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, और जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ उसको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, उससे टाइम हमारा काफ़ी सेव रहेगा। तो इंटीजर्स है, एंड इंटीजर्स है इसलिए क्या होगा, इसलिए क्योंकि पूर्णांकों के लिए जेड पी क्या होगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, या फिर कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव भी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर लेट कर रहे हैं पी को, ये तो हमें प्रूफ करना है। देन एक्स एंड वाई बिलोंग टू जेड, एक्स एंड वाई बिलोंग टू जेड के लिए हम ऐसे दो अवयव ले रहे हैं, ऐसे दो अवयव है कि x डॉट पी वाई बराबर क्या है, 0। अब देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि x डॉट पी वाई का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सपोज कीजिए कुछ आ रहा है, तो वो जो हमारा आएगा ना आंसर, वो p से पूरा डिवाइड हो जाता है ना। अब p से पूरा डिवाइड होने के, सपोज मान लो यहाँ पे z आ रहा है, तो p से पूरा डिवाइड होने की वजह से उसका आंसर फिर क्या ले लेते हैं, 0। ये इसका मतलब होता है, ठीक है, ये डॉट पी का यही मतलब है। डॉट करेंगे तो एक्स डॉट वाई बराबर मान लो सपोज जेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये जेड और यदि ये डॉट यहाँ पे पी लगा दूँ मैं एक, तो इसका ये मतलब है कि यदि ये जेड में पी का पूरा भाग चला जाए ना, तो उसको मैं 0 लिख दूँगा, समझिए, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि एक्स और वाई दो ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पे एक्स डॉट पी वाई बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स वाई बराबर 0, यानी एक्स वाई बराबर, यदि मैं मिनिमम नंबर कोई लूँ तो वो p होगा, यानी अगर z p से डिविजिबल है तो इसको मैं p इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, p इंटू ए मान लो, है ना। तो यानी p से तो ये डिविजिबल तभी होगा ना जब इसमें फैक्टर में p होगा। तो मिनिमम नंबर सपोज कर लो p ही है एक बार के लिए, x और y यदि मिनिमम नंबर है इसके लिए वो नंबर p ही है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू पी। तो यहाँ पे अब यदि ये पॉसिबल कब होगा, या तो x बराबर 0 हो या y बराबर 0 हो, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। या तो x बराबर 0 हो या y बराबर, क्योंकि p तो क्या है, p तो क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। अब दो नंबर यदि मल्टीप्लाई होकर p आ रहे हैं तो अभाज्य तो रही ही नहीं फिर, है ना। ये तो x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना x और y p के बराबर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे p कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि p तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि z p 0, z p 0 के भाजकों या ज़ीरो डिवाइजर्स से रहित है, रहित या विदाउट है, ठीक है, विदाउट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, विदाउट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पतला करता हूँ पेन के एक साइड, ये वाला सही रहेगा, ठीक है, विदाउट है। तो अतः ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि पूर्णांकीय प्रांत हमें प्रूफ करना है कब, यदि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने मान लिया कि p एक अभाज्य संख्या है और हमने प्रूफ कर दिया कि z पूर्णांकीय प्रांत है। अब इसका इन्वर्स भी प्रूफ कर देते हैं, हम लेंगे इन्वर्सली। इन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे, इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमारा x और y बिलोंग टू ZP इस तरीके से है कि x डॉट पी वाई बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि p क्या है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे हमने माना है कि z जो है
जो शून्य भाजक या फिर जीरो डिवाइजर से लेस नहीं है, ठीक है, जीरो डिवाइजर से लेस है, सॉरी, है ना, मतलब क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा। तो हम यहाँ कर रहे हैं एक्स डॉट पी वाई बराबर क्या मान लिया हमने, ज़ीरो मान लिया। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तो एक्स बराबर ज़ीरो हो या वाई बराबर ज़ीरो हो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए, अब माना p इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, यानी p क्या है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो p इस तरीके से मान लीजिए कि ये p1 डॉट p2, कोई दो नंबर है जिनके मल्टीप्लाई करने में p आ रहा है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ना। तो अब क्या करेंगे कि p1 डॉट p2 बराबर क्या है, p है। तो वो इस प्रकार होगा कि 0 से तो बड़ा होगा p1 और p से छोटा होगा ऑब्वियसली। इसी प्रकार p2 भी p से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि p1 डॉट p2 ये किसके बराबर होगा, p1 p2 डॉट बराबर किसके है, p के है ना, ये हमने कंसिडर ही किया था। तो अब देखिए, कोई भी संख्या यदि उसके p के बराबर आ रही है तो हम उसको क्या ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी तो लेट किया था कि p के यदि पूरा डिवाइड हो जाए तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। डॉट p का ये मतलब है ना, डॉट p इसका यही मतलब होगा, तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। तो p1 डॉट p2 बराबर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जबकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि p1 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड p2 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बट p1 एंड p2 इक्वल टू ज़ीरो है ना। देखिए, तो यहाँ पर p1 एंड p2 क्या हो गए, p1 एंड p2 क्या हो गए, शून्य भाजक अवयव हो गए या फिर ज़ीरो डिवाइज़र नंबर हो गए, है ना, ज़ीरो डिवाइजर्स हो गए। तो ये तो विरोधाभास हो गया, है ना, जो कि विरोधाभास है। कैसे है विरोधाभास, अभी हमने ऊपर लेट किया था, क्या लेट किया था कि x जो कि क्या है, ये x और y ज़ीरो के बराबर हो तो ही x डॉट वाई बराबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब ये ज़ीरो डिवाइजर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, मगर यहाँ तो एग्जिस्ट कर गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका विरोधाभास हो गया। तो हमने इसको यूनिवर्सली भी प्रूफ कर दिया। और इस तरीके से ये वाली, अतः हम लिखेंगे, अतः p अभाज्य या प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है जो कि मैंने पहले से लिख दिया है, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसका स्टेटमेंट पहले से किया है। प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी इसको मैं हिंदी में कहूँ तो प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत जो क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, बट इसका विपरीत जो है हमेशा सही नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी गई है, बहुत ही यूनिवर्सिटीज़ में लगभग हर बार ये पूछी ही जाती है। तो आप देख सकते हैं इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। माना एफ कोई एक फील्ड है, क्षेत्र है, जहाँ पे ए और बी एफ में है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने माना तो इस तरीके से है कि ए डॉट बी बराबर सपोज कीजिए ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड है, तो ऑब्वियसली इन्वर्स तो होगा ही ना, तो ए डॉट बी बराबर ज़ीरो है। तो ए डॉट बी बराबर यदि ज़ीरो है तो अब हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा, और इधर हम इसको सहचर्यता के रूल से इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ए इन्वर्स जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वन ही तो आएगा, आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ तो वन डॉट बी आ जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो, तो बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार ए डॉट बी बराबर ज़ीरो यदि ले तो ये तो ए बराबर ज़ीरो होगा, ये बी बराबर ज़ीरो होगा। इसी प्रकार हम ए को भी ज़ीरो प्रूफ कर लेंगे, है ना, यदि आप बी को नॉर्मल लेंगे तो ये तो ए ज़ीरो होगा, ये बी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार f इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, यानी f में क्या है, शून्य गुणांक या फिर शून्य भाजक, है ना, जो कि नहीं होगा, शून्य भाजक रहित होगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं शून्य भाजक रहित है यदि क्या है वो, यदि वो क्या है, एक फील्ड है। अब हम इसको इन्वर्सली प्रूफ करते हैं। अतः f क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, बट
इंटीजर डोमेन है, तो किस तरह हुआ ये पूर्णांकीय इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत है। बट अब इसका इन्वर्स देखिए, यहाँ तक हमने क्या किया, एक बार वापस उतर देता है। हमने कोई फील्ड कंसीडर की जिसके दो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे ए जीरो लिया तो बी जीरो नहीं है, जिसका इन्वर्स ऑब्वियसली होगा, तभी हम ए बी को जीरो ले रहे हैं। इन्वर्स होगा तभी ए डॉट बी बराबर हम करेंगे। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पे हमने बी बराबर जीरो कर दिया, यानी जीरो डिवाइजर होना चाहिए, यहाँ पे जीरो डिवाइजर लेस होना चाहिए, जीरो डिवाइजर लेस होता ही है, तो बन गया एक, ये बन गया एक हमारा इसको इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स प्रूफ करेंगे कि इंटीग्रल डोमेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड हो, तो बट इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज z इज़ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स है ना, एंड यानी पूर्णांक, एंड देयर आर नॉट एग्जिस्ट द इन्वर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1, यानी एक और -1 के अलावा किसी का भी इंटीजर आपको z में, किसी का भी इन्वर्स जो है आपको z में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यदि जैसे आप मान लीजिए 2 है, अब 2 का इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लाई के लिए 1/2 है ना, तभी तो 1 आता है। बट 1/2, अब यहाँ पे 1 तो एग्जिस्ट है z में, ठीक है, 2 भी एग्जिस्ट है z में, बट 1/2 नॉट एग्जिस्ट इन z। ये इंटीजर कहाँ है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। और -1 का तो है, बट और सबका तो नहीं है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि कोई इंटीग्रल डोमेन फील्ड है, हर इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड ये हो, इंटीग्रल डोमेन हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ये थ्योरम, ये प्रूफ हो गई। एक और थ्योरम बचती है लास्ट, वो भी हम प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा है, थ्योरम का स्टेटमेंट जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्रूव दैट फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज़ अ फील्ड, यानी कि आपको कहा गया है कि सिद्ध करना है कि मान लीजिए कोई परिमित क्रमचय रिंग है, वलय है, जो कि जीरो डिवाइजर्स यानी शून्य भाजकों से रहित है, वो क्या है, एक फील्ड है यानी क्षेत्र है, या वो सिद्ध है। तो माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वलय है, यानी R इज अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग एंड जीरो डिवाइजर, मतलब इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर है, अतः क्षेत्र की परिभाषा से स्पष्ट है, यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड इट इज़ क्लियर दैट R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए इफ़ वी हैव टू प्रूव R इज़ अ फील्ड, हमें प्रदर्शित करना होगा कि R का गुणन के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। मतलब हम वी हैव टू प्रूव दैट द इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट ऑफ R फॉर मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। माना R में n अवयव हैं, जो कि है a1 a2 a3 ... an, ठीक है, इस तरीके से ये अवयव हैं, तथा कोई अशून्य अवयव x है, x कोई अवयव हमने ले लिया जो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर रहे हैं, अशून्य अवयव ले रहे हैं। ठीक है, अशून्य क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर लेके चल रहे हैं ना, तो विदाउट जीरो डिवाइजर लेके चलेंगे ना, तो कंसीडर कर रहे हैं x को। ठीक है, तो हम R के सभी एलिमेंट्स को x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक नया ग्रुप जो कि बना, रिंग बना, जो कि R1। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो गए a1x a2x a3x, सबको हमने a1 इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया है R के एलिमेंट्स को, तो इसको नया एलिमेंट, इसको नया ग्रुप मान लिया R1। ठीक है, ये रिंग मान लिया। अब हम सिद्ध करेंगे कि R1 का प्रत्येक अवयव भिन्न है। अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ R1 इज़ डिफरेंट। ठीक है, देन लेट हम क्या कर रहे हैं कि a1x इज इक्वल टू aj(x), aix इज इक्वल टू aj(x), मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए हमने, कोई भी दो हो सकते हैं i और j, तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमने मान लिया। एंड i इज़ नॉट इक्वल टू j लेके चल रहे हैं हम, तो देखिए कैसे करते हैं आगे। यदि ये दोनों बराबर, तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, उधर से तो ये माइनस का हो जाता है, ये x कॉमन ले लेता हूँ, तो अब x तो क्योंकि ज़ीरो नहीं है, ये तो हमने पहले ही बोला था कि x इज़ अ नॉन जीरो, है ना, x क्या है, एक अशून्य अवयव है, क्योंकि क्या था हमने ये पहले से ही मान के लिए थे हम x को, तो ai माइनस aj बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम ai बराबर aj हो जाएगा, जो कि क्या है, विरोधाभास है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिया था, a i और j क्या है, डिफरेंट है, यानी a और aj क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
अगर हम ये लिखें अगर चूँकि ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, है ना, तो अगर R1 में प्रत्येक अवयव क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो हमें ये क्या मिल गया भाई आर, क्योंकि हर आर का तो हर अवयव वैसे भी भिन्न है ना, तो R1 का भी प्रत्येक अवयव भिन्न है, यहाँ से एक चीज़ मिल गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि R के जो अवयव है ना वही किसमें है, R1 में है, और सेम ऑर्डर में है, वही सेम एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यानी R1 बराबर जैसे अगर ये है ना, तो ये R1 के भी ही का एलिमेंट्स है, तो इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। ये हमें मान लिया, ये हमने ये भिन्न प्रूफ करने से ये हमारा रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। अतः R के अवयव ही R1 के अवयव हो गए। अब क्योंकि R में तो एक तत्समक अवयव एक है, एक तत्समक अवयव तो बिलोंग करेगा ना R में, ठीक है, क्योंकि हम लेके चले थे एक क्रम विनिमय है, और ये क्या है, एक परिमित ग्रुप है, परिमित क्या लेके चले थे, हम लेके चलते एक परिमित वलय है, ठीक है, क्रम विनिमय तथा परिमित वलय है। तो यहाँ पे हमने एक तत्समक अवयव एक है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये R1 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला दोनों के एलिमेंट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कोई एलिमेंट नया लेट कर रहे हैं, नया एलिमेंट मान रहे हैं B जो कि R1 में है, इस प्रकार से होगा कि A डॉट B बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट मान लो, कोई भी नंबर मान लो जो कि A डॉट B बराबर क्या है, 1 है। तो अब क्योंकि क्या है क्रम विनिमय भी है, तो क्रम विनिमय तो B डॉट A बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों बराबर है, तो A भी बराबर B बराबर 1 हो गया, है ना। यही तो इसकी इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको कम्यूटेटिव या फिर आप कहें कम्यूटेटिव और फाइनाइट लेके चले थे, और हमने इसको फील्ड इसका इन्वर्स निकाल दिया, है ना। इन्वर्स निकाल के ये एक फील्ड प्रूव हो गया। तो ये थोड़ा थ्योरम अच्छा है, टिपिकल सा था, समझने में आई हो आपको मदद मिली होगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर याद करने के हिसाब से अगर आप इसको रखें तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि पहले आपको ग्रुप ले लेना है R, ठीक है, फिर आपको उसके एलिमेंट्स को x से मल्टीप्लाई कर देना है, वो एलिमेंट बन जाए R1, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसके सभी एलिमेंट भिन्न है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स को इसे उठाना है, जिनको बराबर रखना है, और इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे कि दोनों अलग अलग हैं। ये प्रूफ कर दिया, आप मान लेंगे कि ये दोनों R और R1 क्या है, बराबर है ना, R और R1 क्या है, बराबर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मानेंगे कि एक बिलोंग करता है R में, तो एक किस में बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा, ऑब्वियस बात होती है, दोनों बराबर है ना। अब आपको एलिमेंट ले रहे हैं B, नाउ यहाँ से आपको नई स्टेप चालू करने की, अब आपको एलिमेंट ले रहे हैं B जो कि इस प्रकार है कि A भी बराबर 1, यह आपने कंसिडर करा। अब क्योंकि क्रम विनिमय तो ऑलरेडी है, तो आप मानेंगे B बराबर भी 1, तो यहाँ से हमारी इन्वर्स की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, बस इतनी ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।